नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे उन खास खबरों की जो आज पूरा दिन सुर्खियों में रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को विधानसभा में चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा कानून लागू करने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया। प्रस्ताव के पास होने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि शूरवीरों की धरती पंजाब के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवंत मान ने लिखा कि आज केंद्र की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। चंडीगढ़ पर पंजाब के हक के लिए हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी। देश के लिए गोली खाने के लिए सबसे पहले अपना सीना आगे करने वाले शूरवीरों की धरती पंजाब के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके पहले भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब ट्रांसफर करने की मांग की। उन्होंने प्रस्ताव में कहा कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के दौरान बनाया गया था। इस एक्ट के दौरान हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से को हिमाचल को दिया गया था। उसी वक्त चंडीगढ़ को यूटी के रूप में स्थापित किया गया। तब से लेकर अब तक बीबीएमसी जैसे संयुक्त एसेट को चलाए रखने के लिए पंजाब हरियाणा से अनुपात के आधार पर कर्मचारियों को रखकर उनकी मैनेजमेंट चलाई जा रही थी। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों पर पंजाब की जगह केंद्रीय सर्विस नियम लागू होंगे। केंद्रीय सर्विस नियम के अनुसार कर्मचारी अब 60 साल की उम्र में सेवा मुक्त होंगे। वहीं महिलाओं को चाइल्ड केयर के लिए 1 साल की जगह छुट्टी 2 साल तक की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को बेंगलुरु में थे। उन्होंने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कर्नाटक सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा, भाजपा का जो लक्ष्य है वह गरीबों का पैसा छीनकर 3-4 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का है। वह मूल रूप से फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है और गरीबों से पैसा लो और 2-4 उद्योगपतियों को दे दो। यह उनका सिस्टम है। और क्या कुछ बोले राहुल गांधी, आइए सुनते हैं। बेरोजगारी का है, जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और जो जनरल हमारी जो स्ट्रेंथ होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, वो जो कमजोर हुई है, वो हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, किसान बिल के कारण ये देश को नुकसान हुआ है। और आज देश की हालत यह है कि बीजेपी की सरकार चाहे भी वो देश को रोजगार नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति देश को रोजगार देती है, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको बीजेपी ने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो आज का हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है और इससे देश को जबरदस्त नुकसान हो गया है और इससे भी ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब ये जो मुद्दे हैं, इन पर बीजेपी बात नहीं कर सकती है क्योंकि उनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, सबको दिख रहा है। पहले मोदी जी आते थे, चुनाव के समय भ्रष्टाचार की बात करते थे। आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में आकर भ्रष्टाचार की बात करें, जो सरकार 40% सरकार मानी जाती है, कर्नाटका में आकर अगर नरेंद्र मोदी स्टेज पे कहे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा। पूरा कर्नाटक कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है, 40% सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री आके कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, तो ये तो मजाक होगा।
और वो किसी भी स्टेज में, कर्नाटक में क्या हिंदुस्तान में, ये भाषण नहीं दे सकते आज। कर्नाटक का कोई भी नेता, बीजेपी का नेता, हिंदुस्तान का कोई भी बीजेपी के नेता आज स्टेज पर रोजगार की बात, इकोनॉमी की बात, भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज का नारा देने वाली योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा हंटर का असर आज बदायूं में भी देखने को मिला। डीएम दीपा रंजन ने गैंगस्टर के आलीशान मकान व उसके फार्म हाउस समेत सभी चल अचल संपत्ति कुर्क कर बड़ी कार्रवाई की है। तहसील दातागंज के गांव भटोली निवासी संजीव उर्फ सीटू अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो इस समय जिला कारागार में बंदी है। कानून गो वीरेंद्र पाल ने ही बताया कि संजीव ने गैर कानूनी तरीके से अवैध धन अर्जित कर गांव में आलीशान मकान व फार्म हाउस बनाकर क्षेत्र में अपना वर्चस्व खड़ा किया है, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया। ढोल नगाड़ों के साथ गैंगस्टर के घर पहुंचे अफसरों ने सबसे पहले संजीव के घर पर कुर्की वारंट का नोटिस चस्पा किया। बाद में उसकी गेहूं की फसल पर भी लाल झंडा लगाकर भूमि को अधिग्रहित करने की कार्रवाई की। डीएम दीपा रंजन के निर्देश में राजस्व विभाग ने गैंगस्टर की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है। वहीं खेतों पर भी लाल झंडी लगाई गई है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि चिन्हित स्थान पर छेड़छाड़ करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एक जमीन क्रय की गई जिसकी अनुमानित कीमत 3,60,000 तथा एक टाटा 407 नंबर UP 044304 जिसकी अनुमानित कीमत 3,50,000 कुल 7,10,000 रुपए की संपत्ति को आज दिनांक 31/3/2022 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुर्क किया जाता है। नोटिस चस्पा किया गया, क्या पूरा मामला है सर? इसमें संजीव उर्फ सीटू ये भटोली के रहने वाले हैं और अवैध धंधे ये करते थे। उस अवैध धंधे जो इन्होंने किए उस पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस समय संजीव उर्फ सीटू जेल में निरुद्ध हैं। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई उसमें इन्होंने अवैध तरीके से धन अर्जित करके जो संपत्ति बनाई थी वो संपत्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 29/3/2022 के अनुसार कुर्क कर ली गई है। उनके आदेश के अनुपालन में आज हमने मौके पर ये समस्त कार्रवाई कुर्की की है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अनेक बच्चों से चर्चा कर उनकी समस्याओं के समाधान के मंत्र दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा विद्यार्थियों को तनाव मुक्ति, आत्मविश्वास बढ़ाने, एकाग्रचित मन के लिए जिस तरह प्रेरित किया है, यह विद्यार्थियों के मनोबल को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी के मन में परीक्षा के तनाव का वातावरण न हो और आत्मविश्वास हो तो उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन का होना जरूरी है। बच्चे माता पिता एवं गुरुजनों का अनुसरण सबसे अधिक करते हैं। बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरणा दी है कि बेहतर कार्य करने के लिए मन में उत्साह होना चाहिए। यदि मन में उत्साह हो तो कार्य के प्रति ऊर्जा स्वतः ही आ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बच्चों की हर जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बच्चों की जिज्ञासा के समाधान का अच्छा मंत्र बताया कि ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण माध्यम समस्या नहीं बल्कि मन समस्या है। यदि किसी कार्य के लिए हमारा मन एकाग्र है तो वह कार्य सफलतापूर्वक पूरा होता है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को नए रास्ते पर जाने का सम्मान के साथ अवसर दे रही है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, शिक्षा सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर
आर राजेश कुमार, महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं विद्यार्थी मौजूद थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कर्मयोगी हैं और उन्होंने जिस जीवन से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने सामान्य अवस्था से लेकर आज पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो गए हैं। तो उन्होंने सभी प्रकार की चीज़ों को जीवन में महसूस किया, देखा है। उन्होंने आज हमारे पूरे देश के बच्चों का, क्योंकि परीक्षा पर उनसे चर्चा की है, परीक्षाओं का जो समय आने वाला है उसके लिए उनको पूरी तरह से तैयार किया है, उन्हें उत्साहवर्धन किया है, उनको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे अपने अनुभवों से साझा किए। निश्चित रूप से हमारे आने वाले बच्चों के आने वाले उनके एग्जाम के ये सब बहुत ही मैं कहूँ कि फायदा होने वाला है। उन सब बच्चों को उसका लाभ मिलने वाला है। उनके जीवन में उत्साह, उमंग और ऊर्जा दोनों ही निश्चित रूप से उनको जीवन से प्राप्त। सर, आप चंपारण जा रहे हैं दुनिया। यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर पहला हमला किया। यह हमला बेल्गोरोड के फ्यूल डिपो में हुआ है। बेल्गोरोड के गवर्नर के मुताबिक फ्यूल डिपो में आग यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टर के हमले के कारण लगी है। यूक्रेन के 2 अटैक हेलीकॉप्टर ने इस फ्यूल डिपो पर हमला किया था। हमले में डिपो में काम करने वाले 2 कर्मचारियों के घायल होने की भी खबर है। अगर गवर्नर का दावा सही है तो ये रूस में यूक्रेन का पहला हमला माना जा सकता है। अभी तक रूस ही यूक्रेन की सीमा में घुसकर हमला बोल रहा था। शुक्रवार को ऑनलाइन पोस्ट किए गए कथित हमले के वीडियो में दिखाया गया है कि कम ऊंचाई से कई मिसाइलें दागी जा रही थी। इसके बाद एक विस्फोट हुआ जिसमें भीषण आग लग गई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के साथ सीमा से लगभग 35 किलोमीटर दूर बेल्गोरोड में कथित हमले ने शांति वार्ता जारी रखने के लिए आरामदायक स्थिति पैदा नहीं की। ऊर्जा मंत्री निकोलाई सुल्गिनोव ने कहा कि इस घटना से क्षेत्र की ईंधन आपूर्ति या उपभोक्ताओं के लिए कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ोसी कुर्स्क क्षेत्र के गवर्नर रोमन स्टारोवॉइट ने कहा कि क्षेत्र की ईंधन आपूर्ति कई हफ्तों तक पर्याप्त है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। दोनों देशों के बीच इस जंग के 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। इस जंग में रूस और यूक्रेन की सेना के साथ आम लोगों को भी भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिसर के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 153 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 245 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइल ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच वार्ताओं का नया दौर शुरू है और इसके तहत ऑनलाइन माध्यम से बैठक की जा रही है। ये जानकारी यूक्रेनी मीडिया संगठन कीव ने पोस्ट कर दी है और इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि युद्ध की शुरुआत किए जाने के बाद से अब तक 17,700 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन का ये भी कहना है कि रूस को अब तक 143 विमानों, 131 हेलीकॉप्टर, 625 टैंक और 24 विशेष उपकरणों का नुकसान भी उठाना पड़ा है। दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। राज्य के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि चुनाव नतीजे आते ही बुलडोजर फिर से निकल पड़ेंगे। योगी की एक नई पहचान बुलडोजर बाबा की हो गई है। एक बार फिर से योगी ने पुलिस अफसरों के पेच कसने शुरू कर दिए। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को उन्होंने सस्पेंड कर दिया और अयोध्या के लिए निकलने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने घर पर गृह विभाग के सीनियर अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अगले 100 दिनों का एजेंडा तैयार करने को कहा। उन्होंने पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों पर जल्द से जल्द भर्ती शुरू करने के आदेश दिए। योगी ने 2 अप्रैल से फिर से स्कूल और कॉलेजों में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए आदेश दिए हैं। योगी ने कहा कि इस तरह के रोड मैप तैयार किया जाए जिससे अगले 100 दिनों में कम से कम 10,000 पुलिस वालों की भर्ती हो जाए। लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर हुई मीटिंग में योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि हर पुलिस थाने स्तर पर टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाई जाए। यही काम जिले स्तर पर किया जाए। योगी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही कहा कि हर तहसील पर एक फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना की जाए। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतने ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।